हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं सेकंड चैप्टर। इस बुक का ये सेकंड चैप्टर है, लेकिन हमारा यूनिट जो हमें नया शुरू करना है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसका ये पहला चैप्टर है, फंडामेंटल्स। बिफोर आई स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर, आपको एक्सप्लेन कर दूं इस पर्टिकुलर यूनिट में क्या है। 11th क्लास में हमने अकाउंटिंग करना शुरू किया था। हमारा स्टार्ट हुआ था विद द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिक प्रिंसिपल्स। प्रैक्टिकल्स हमारे शुरू हुए थे, तो हमने सीखा था अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन से हम अकाउंटिंग की डबल एंट्री सिस्टम पे फॉरवर्ड करे थे। हमने सीखा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड अल्टीमेटली फाइनल अकाउंट्स। बीच में हमने कई सारे अलग अलग चैप्टर्स किए थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रीसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। लास्ट में हमने किया था फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर हम अपने 11th क्लास के सिलेबस को देखें तो हमें अकाउंट्स बनाना आ गया है। हम किसी फर्म के अगर अकाउंट्स बनाएं तो हमें जर्नल करना आ गया है, लेजर पोस्टिंग आ गई है, और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाना भी हमें आ गया है। तो व्हाट इज़ टू बी डन इन क्लास 12th? फाइनल अकाउंट्स चाहे सोल प्रोप्राइटरी फर्म के हों या किसी और फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हों, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली, सबके उसी तरह से बनते हैं। पहले जर्नलाइजेशन, जो कि नॉर्मल जर्नल भी हो सकता है या सब्सिडियरी बुक्स भी हो सकता है, वहाँ से लेजर पोस्टिंग एंड देन फाइनल अकाउंट्स। और इसलिए हमारे क्लास 12th के सिलेबस में और नई नई चीज़ें हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर किया तो सीखा कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स कैसे बनते हैं। रूटीन बेसिस में उनकी सिर्फ कैश बुक होती है, और फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर उससे बनता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, और वहाँ से हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स जो हम करेंगे उसमें हम सीखेंगे कि एक पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स अलग अलग टिपिकल सिचुएशंस में कैसे बनते हैं, और वो टिपिकल सिचुएशंस हुए फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन की या फर्म के डिसोल्यूशन की। रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन का मतलब हम बाद में समझेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं विद द फंडामेंटल। फंडामेंटल में हम पार्टनरशिप के बारे में बेसिक चीज़ें समझेंगे, बेसिक आइडिया लेंगे, जिससे हमारा आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको समझना हमारे लिए ईजी होगा। लास्ट ईयर आपने बिजनेस स्टडीज़ में फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ा था, उसमें पार्टनरशिप भी पढ़ा था। और पार्टनरशिप जब पढ़ा था आपने, तो पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? दिस इज़ व्हाट विद विच दिस चैप्टर स्टार्ट्स। द पार्टनरशिप इज़ डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 as follows. What is partnership? Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. This is the basic definition of partnership given by Partnership Act 1932, that it is the relation between persons. ये relation between persons is need not be the blood relation, need not be any other such relation. ये relation है relation of agreement, that they have agreed to share the profits of a business. Business हम किस लिए करते हैं? हमारा basic purpose of business is to earn profit, और इसलिए ये relationship जो बनी है लोगों के बीच में, या ये agreement जो हुआ है लोगों के बीच में, वो है for sharing the profits. आप कहेंगे कि अगर लॉस होगा तो क्या होगा? लॉस इज़ नथिंग बट नेगेटिव प्रॉफिट। तो लॉस भी उसी तरह से शेयर किया जाएगा जैसे प्रॉफिट शेयर होता है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि पार्टनरशिप बिजनेस कोई सारे पार्टनर्स भी मिलकर उसको रन कर सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके बिहाफ पर कोई एक पार्टनर भी इस बिजनेस को रन कर सकता है। इस हिसाब से ये डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम? द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म।
and the name under which this business is carried is called firm name. तो वो नाम जिसके नाम से वो बिजनेस करते हैं वो उस नाम को हम फर्म का नेम कहते हैं, और कलेक्टिवली पार्टनर्स को फर्म और इंडिविजुअली पार्टनर्स बोलते हैं। पेज टर्न ओवर करें। PDF में आप लोगों को लिंक भेज चुकी हूँ। आई होप कि आप लोगों ने ये डाउनलोड कर लिया होगा। इसके बाद सम एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप आर गिवन। आप लोग कर चुके हैं लास्ट ईयर बिजनेस स्टडीज़ में, और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था 11th क्लास में कि आप लोग अपनी अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ दोनों बुक्स को संभाल के रखेंगे, क्योंकि दोनों बुक्स आपकी सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ नहीं बल्कि अकाउंटेंसी के लिए भी काम आएंगी। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टनरशिप की। 2 और मोर पर्सन्स। आपको मालूम है कि मिनिमम 2 पर्सन्स चाहिए हमें पार्टनरशिप के लिए, और अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम 20 हुआ करता था नॉर्मल बिजनेस में और बैंकिंग बिजनेस में 10, लेकिन कंपनीज एक्ट ने ये नंबर बढ़ाकर कर दिया है 50। So I repeat, as per Companies Act 2013, the central government to prescribe number of partners in a firm subject to a maximum of 100 partners. It's not 50, it's 100. बट ये आपको ध्यान रखना है कि ये 100 पार्टनर्स का नंबर दिया गया है कंपनीज एक्ट से। देन देयर मस्ट बी सम एग्रीमेंट। पार्टनरशिप बनती ही एक एग्रीमेंट के बेसिस पर है। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप में कोई भी फोर्स यूज़ नहीं हो सकती, कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं कह सकता कि तुम्हें इस फर्म का पार्टनर बनना ही बनना है। तो दिस मस्ट बी अ विलफुल डीड, दिस मस्ट बी अ विलफुल एग्रीमेंट अमंग दी पार्टनर्स। इट इज़ डन फॉर अ लॉफुल बिजनेस। अगर आप कहें कि हम 4 लोग मिलके कहीं पर चोरी करने का प्रोग्राम बनाते हैं और उसके लिए पार्टनरशिप करते हैं, या हमारा बिजनेस स्मगलिंग का होगा, तो दैट कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि पार्टनरशिप बनेगी हमेशा एक लॉफुल बिजनेस के लिए। जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, उस एग्रीमेंट में दे विल डिसाइड अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग, क्योंकि कोई भी आप बिजनेस करेंगे विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो उसकी शेयरिंग उन्हें करनी ही पड़ेगी। अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं तो वो प्रॉफिट उन लोगों के बीच में शेयर भी किया जाएगा। एंड बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो बिजनेस हो वो सारे लोग ही करें। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी एक पार्टनर को ऑथोराइज कर दें टू कंडक्ट द बिजनेस। इससे पार्टनर्स के बीच की रिलेशनशिप निकल के आती है, एंड दैट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ देम इज़ ऑफ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल। All the partners are agent of other partners and they themselves are the principal. As an agent, they represent other partners and thereby binds them through their act. मतलब अगर कोई पार्टनर कोई एग्रीमेंट करता है किसी थर्ड पार्टी से, तो वो एग्रीमेंट बाकी लोगों पर भी बाइंडिंग होगा। वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि भाई हम तो इस एग्रीमेंट में थे ही नहीं, जिसने किया है वही जाने, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट ऑफ अदर्स उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये एग्रीमेंट किया था। एंड एज अ प्रिंसिपल ही इज़ बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। अगर कोई एजेंट किसी के बिहाफ पर काम करके आता है तो प्रिंसिपल उससे बाउंड हो जाता है, तो हर पार्टनर दूसरे के एग्रीमेंट से बाउंड हो जाता है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इट। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड? आप लोगों को मालूम होगा, जब हमने कहा कि पार्टनरशिप इज़ एन एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट कैन बी ओरल, एग्रीमेंट कैन बी इन राइटिंग। ओरल एग्रीमेंट लॉ परमिट करता है कि अगर आपके बीच में ओरल एग्रीमेंट है तो लॉ को कोई परेशानी नहीं है, पार्टनरशिप बन सकती है ओरल एग्रीमेंट से भी। लेकिन ओरल एग्रीमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर बाद में कभी किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता, कोई राइटिंग में एग्रीमेंट नहीं होता, तो एनीवन कैन रिफ्यूट, मना कर सकता है कि भाई वो बात
कही गई थी या नहीं, वो बात एग्रीड थी या नहीं थी। और इसलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ इन राइटिंग, और राइटिंग में भी अगर वो रजिस्टर्ड हो तो बेटर है। पार्टनरशिप डीड उसी रिटन डॉक्यूमेंट को कहते हैं जिसमें पार्टनर्स का एग्रीमेंट राइटिंग के अंदर है, सो दैट बाद में किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी तरह की आपस के अंदर डिसएग्रीमेंट होता है, तो हम इस पार्टनरशिप डीड को रेफ़र कर सकें। इस पार्टनरशिप डीड में बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, कुछ पढ़ के सुना देती हूँ, बाकी आप लोग खुद पढ़ लेना। लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर से मतलब उनका नाम, उनकी एड्रेसेस, उनके बारे में इंफॉर्मेशन। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस कहाँ से किया जाएगा। नेचर ऑफ बिजनेस, क्या किस तरह का बिजनेस है। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब शुरू होगी। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कोई कितना कितना पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर होगा तो किस रेट पर होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा तो किस रेट पर किया जाएगा। व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्या पार्टनर्स को किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन मिलेगा, लाइक सैलरी, कमीशन, एटलीस्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होती हैं ये, और फिर उसी के हिसाब से हमारा सारा एग्रीमेंट चलता है। आज की जो मेरी क्लास है जिसमें मुझे मेन डिस्कस करना है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इन चीज़ों से रिलेटेड 5 मेन चीज़ें हैं। यहाँ पे 6 लिखी हुई हैं, मैं छठी चीज़ पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी। मेन इन 5 चीज़ों पर मैं इम्पोर्टेंस दूंगी, इनका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। द प्रोविजंस अफेक्टिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये हमारा पहला प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। नाउ ऑल ऑफ यू जस्ट पुट योर हैंड लाइक दिस सो दैट यू डू नॉट रीड इट। हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप फर्म होगी, पार्टनरशिप फर्म पूरे साल काम करेगी, साल के एंड में प्रॉफिट्स निकाले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अगर पार्टनरशिप डीड है या पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उन्होंने एग्री किया है कि हम इस पर्टिकुलर रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बट व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आई रिमाइंड यू, हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में इन 5 चीज़ों से रिलेटेड आपस में एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो उनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्योंकि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला मैटर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नाउ आई आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर हम फेस टू फेस होते तो मैं आपसे पूछती और आप लोगों से जवाब लेती। अब भी मैं पूछ रही हूँ, आप लोग सोचो। सपोज करो 2 लोग मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। पार्टनर ए कंट्रीब्यूट करता है 10 लाख रुपीस और पार्टनर बी कंट्रीब्यूट करता है 1 लाख रुपीस। ए कंट्रीब्यूटेड 10 लाख रुपीस, बी कंट्रीब्यूटेड 1 लाख रुपीस, टोटल हो गया 11 लाख रुपीस। साल के एंड में दे अर्न प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, ये प्रॉफिट उनके बीच में किस रेशो में जाना चाहिए। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, पैसा लगाते हुए उन्होंने कहा कि हमें बिजनेस करना है। दे डिड नॉट डिसाइड अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अब वो किस रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। पार्टनर ए कहता है कि मेरी कैपिटल बी की कैपिटल से 10 टाइम्स है तो हमारा प्रॉफिट भी 10:1 की रेशो में जाना चाहिए, जबकि पार्टनर बी डज नॉट एग्री टू इट, यानी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, अगर इस समय पर एग्रीमेंट हो जाता किसी भी तरीके से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पार्टनर्स का एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है
फॉर्मेशन के टाइम पर ही हो। बाद में भी अगर वो किसी चीज़ को लेकर एग्री करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब डिसएग्रीमेंट होता है। तो अब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। पार्टनर ए इज डिमांडिंग 10/11 ऑफ द प्रॉफिट, क्योंकि उसकी कैपिटल 10 टाइम्स है बी की कैपिटल के, जबकि बी इसको तैयार नहीं है। आप लोग क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? आप लोग रेफर करोगे पार्टनरशिप एक्ट को। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है विद रिगार्ड टू प्रॉफिट शेयरिंग, तो प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन दैट रेशो ओनली, बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। तो ए की डिमांड गलत हो जाएगी और दोनों के बीच में प्रॉफिट्स इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था। सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द सेम एग्जांपल। ए ने कंट्रीब्यूट की थी 10 लाख रुपीज़ की कैपिटल, बी ने कंट्रीब्यूट की थी 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल। अब उनके बीच में प्रॉफिट के बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ तो ए नाराज़ हो गया। तो ए कहता है कि चलो ठीक है, अगर प्रॉफिट शेयर होंगे हमारे इक्वली, लेकिन इससे पहले मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेते हैं और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको इक्वली बांट लेंगे। अगेन बी ऑब्जेक्ट्स टू इट। वो कहता है ऐसा तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, तो अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कहाँ से आ गई? बी रिफ्यूज़ कर रहा है। फिर से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और फिर से वो लोग आपके पास आते हैं। आप क्या करोगे? क्या ए की डिमांड को मानोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए तैयार हो जाओगे, या बी की बात को मानोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा? आप लोग ए और बी दोनों के बारे में नहीं सोचोगे, आप लोग सोचोगे व्हाट इज़ गिवन इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एंड पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है विद रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड और अलाउड टू पार्टनर्स। याद रखिए, अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के हिसाब से ही किया जाएगा, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स की हैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ए ने बिजनेस से निकाला था 10,000 रुपीज़ पर मंथ और बी ने निकाला था 2,000 रुपीज़ पर मंथ। ए कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होना चाहिए, बी कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होना चाहिए। बी की ड्राइंग्स कम है, ए की ड्राइंग्स ज़्यादा है। बी ए की ड्राइंग्स पे कंट्रोल करना चाहता है, तो कहता है कि हाँ, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन लेता है? किससे? फर्म लेती है पार्टनर्स से। तो बी कहता है कि फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी, तो वी शुड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू द फर्म। नाउ ए ऑब्जेक्ट्स टू इट। क्या किया जाएगा? अगेन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में आप फिर से पार्टनरशिप एक्ट को रेफर करोगे, जो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी चार्ज किया जाएगा जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय अ पार्टनर। नाउ एक आर्बिट्ररी सिचुएशन लेते हैं। सपोज करिए ए एंड बी जो दोनों पार्टनर्स थे, जिसमें ए ने 10 लाख रुपीज़ कैपिटल लगाया था, बी ने 1 लाख रुपीज़ कैपिटल लगाया था। दोनों बैठे हुए हैं ऑफिस के अंदर। अचानक से उनका कोई क्रेडिटर आ जाता है जिसको पैसे लेने हैं इस फर्म से, और वो आकर बड़ा शोर मचाता है, कहता है कि भाई मेरे को पेमेंट चाहिए। 50,000 रुपीज़ उसे लेना है फर्म से। शाम का टाइम है, 5 बजे का 6 बजे का,
ऑफिस बंद करने का टाइम हो रहा है और ऑफिस के कैश बॉक्स में पैसे नहीं हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? ए और बी कहते हैं कि हम आपको चेक बनाकर दे देते हैं, क्रेडिटर तैयार नहीं है, वो कहते हैं नहीं मुझे तो कैश ही चाहिए। हाउ टू गिव मनी, और वो इस चीज़ पर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया है, नाराज़ हो गया है कि वो वहाँ पर शोर मचाने पर उतारू हो गया है। ये शोर इनकी फर्म की रेपुटेशन के अगेंस्ट जा सकता है। ऐसे में ए उस क्रेडिटर को कहता है कि अच्छा ठीक है, आप बैठिए, थोड़ी देर बैठिए, मैं जाकर अपने घर से पैसा लेकर आता हूँ। ए अपने घर जाता है, घर से अपना पर्सनल पैसा निकाल के लाता है और इस क्रेडिटर को दे देता है, इसको पेमेंट कर देता है। 50,000 रुपीज़ का क्रेडिटर चला जाता है। ए ने कुछ नहीं कहा ये 50,000 रुपीज़ का क्या ट्रीटमेंट होगा। ए ने सिर्फ इतना कहा कि भाई ये 50,000 रुपीज़ मैं फर्म को लोन दे रहा हूँ, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई एडिशनल कैपिटल, दिस इज़ ए लोन टू द फर्म। और जब फर्म के पास पैसा आएगा, उसे मालूम है कि 15 दिन में, महीने में या 6 महीने में फर्म के पास सफिशिएंट बैलेंस होगा, तो उसने कहा मैं तब अपना ये लोन रिकवर कर लूँगा। ही डिड नॉट आस्क फॉर एनी इंटरेस्ट अबाउट इट। ये बात फाइनेंशियल अकाउंट क्लोज होने से 6 महीने पहले की बात थी। अब क्लोजर के टाइम पे ये 50,000 रुपीज़ का एज लोन इज़ अपीयरिंग। ए कहता है कि जब ठीक है, मेरे को ज़्यादा कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, ज़्यादा कैपिटल की वजह से प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा, तो अब मेरे को कम से कम मेरे लोन पर तो इंटरेस्ट दो। बी बहुत खुश है क्योंकि अभी तक बी की बात सारी मानी जा रही है, प्रॉफिट भी इक्वली बंटने को तैयार थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया गया, तो बी इज सेइंग कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन भी ए को नहीं दिया जाएगा। व्हाट डू यू से? ए को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए या नहीं? हालांकि आपको मालूम है कि लोन देते समय उस कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आई नो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी सेइंग कि जब इतना कुछ था, जब नहीं दिया तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं देना चाहिए, बट हियर यू पीपल आर रॉन्ग, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसे 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही जाएगा, इवन इफ देयर इज़ नो एग्रीमेंट विद रिगार्ड टू इट। अगर एग्रीमेंट है तो जो रेट है एग्रीमेंट में, उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर पार्टनर ए जब लोन लेकर आया था उस समय कहता है भाई मैं इस पर 10% का इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, मैं इस पर 20% का इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, जिस पर बी तैयार हो जाता तो वही रेट माना जाता। बट इवन इफ देयर इज़ नो एग्रीमेंट तो भी उसे इंटरेस्ट मिलेगा। और पार्टनरशिप एक्ट ने क्या रेट डिसाइड किया है? 6% पर एनम का। एंड लास्ट मैटर इज रिगार्डिंग द रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर। रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर का मतलब है कि अगर कोई सपोज करें एक्टिव पार्टनर है और बाकी स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, और वो कहता है कि क्योंकि मैं सारा बिजनेस का काम कर रहा हूँ, डिसीजंस ले रहा हूँ, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मुझे किसी तरह की सैलरी मिलनी चाहिए या कुछ कमीशन मिलनी चाहिए, और बाकी पार्टनर्स उस पर ऑब्जेक्ट करते हैं, तो भी बिना एग्रीमेंट के उसे कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। सो रेम्यूनरेशन in the form of salary or commission is not paid or allowed to any partner in the absence of partnership agreement. ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। छठा पॉइंट रिगार्डिंग द एडमिशन, अगर कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होना चाहता है तो उसके लिए ऑल दी अदर पार्टनर्स जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो कि ओल्ड पार्टनर्स हैं, उन सब का एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। पार्टनरशिप फर्म में डिसीजंस वैसे तो मेजॉरिटी से लिए जाते हैं, रादर अगर कोई एक पार्टनर भी दूसरों के बिहाफ पे ले रहा है तो वो चल सकता है, लेकिन जो रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डिसीजंस हैं उसमें डिसीजंस यूनैनिमस होने चाहिए। यूनैनिमस मतलब दे ऑल शुड एग्री टू इट। ऐसा नहीं है कि 5 लोगों की फर्म है, 5 में से 4 लोग चाह रहे हैं कि एक छठा पार्टनर और आ जाए फर्म में और एक मना कर रहा है,
तो वो कहें जी मेजॉरिटी का डिसीजन है, हम नया पार्टनर लेकर रहेंगे। वहाँ पर पांचों का एग्रीमेंट होना एसेंशियल है। ये जो मेन 5 पॉइंट है रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेम्यूनरेशन टू ए पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से लर्न करना होगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकली से ज़्यादा प्रैक्टिकली बार बार यूज़ होंगे। आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, पार्टनर्स गिवन होंगे, उनके बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, बट उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में क्वेश्चन साइलेंट होगा। तो आपको ये प्रिज्यूम करना होगा दैट सिंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ नॉट गिवन, वी हैव टू टेक इट इक्वल। नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगी। आई होप कि आपको जो मैंने लिंक भेजा है उससे आपने ये फंडामेंटल्स का चैप्टर डाउनलोड कर लिया होगा, और इसलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस की PDF फाइल्स नहीं बनाकर भेजा करूँगी। आपके पास ये सारा रिकॉर्ड अपने पास हो गया है। अगर आपके पास प्रिंटिंग फैसिलिटी है तो इसकी हार्ड कॉपी निकाल के अपने पास रख लीजिए, दिस विल बी बेटर फॉर यू। अदरवाइज़ आपको सॉफ्ट कॉपी से ही काम चलाना होगा। बट जब हम क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी तो आप लोगों के पास ये चैप्टर का मटेरियल अपने पास होगा। प्लीज़ आज जो हमने पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़िए और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चंस कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप करिए। डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल। थैंक यू।